उर्वी अपने कमरे में अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकालकर देख रही होती है। उर्वी को एक भी कपड़े पसंद नहीं आते और तभी उर्वी कहती है, क्या यार उर्वी, तेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है। ऐसे देखकर कोई भी तुझे ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि तेरी नई नई शादी हुई है। एक भी अच्छी सी कोई साड़ी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी नाम उर्फी है। फैशन के बारे में मुझसे ज्यादा किसी को कहाँ ही पता होगा। अभी मैं पुरानी साड़ियों से एक नया फैशन बनाती हूँ। उर्वी इतना बोलकर अपनी एक साड़ी निकालती है और उस साड़ी के पल्लू को बीच में से कहीं कहीं काट देती है और एक नया ही डिजाइन बना देती है, जो पल्लू तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पल्लू में बड़े बड़े छेद हो रखे थे, नाम का ही पल्लू था। उर्वी वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अपने कमरे से बाहर आती है। उर्वी को ऐसे देखकर उसकी सास सरोज को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उससे कहती है, बहू ये क्या है? चूहे ने तेरी सारी साड़ी कुतर डाली और फिर भी तू यही साड़ी पहनकर आ गई। तेरे पास साड़ी की कमी है क्या? अगर कमी है तो मुझे बता दे, मैं तुझे नई साड़ी दिला दूंगी। बस ये मत पहन, समझी तू? माँ जी, ये चूहे ने नहीं कुतरा, मैंने 2 घंटे बैठकर मेहनत से ये वाला डिजाइन बनाया है और आप बोल रही हो कि चूहे ने कुतर दिया। माँ जी, आपको तो कोई सेंस ही नहीं है फैशन का। बहू, अगर यही फैशन होता है तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई सेंस नहीं है फैशन का। जाकर ये साड़ी निकाल दे। बहुत ही बकवास लग रही है, ना तन ढक रहा है और ना ही सर ढक सकता है। नहीं माँ जी, मैं नहीं बदल रही। इतनी तो अच्छी लग रही है ये साड़ी और आप बोल रही हो कि मैं बदल लूं। माँ जी, आपको नहीं पता, मेरे जैसे फैशन के लिए लोग मरते हैं। बहू, मैं प्यार से समझा रही हूँ कि ये गंदी सी साड़ी निकाल कर रख दे। तू क्यों पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवाना चाहती है? तुझे तेरी हंसती हुई सास अच्छी नहीं लगती क्या? माँ जी, आपको भी क्या आपकी हंसती हुई बहू अच्छी नहीं लग रही? शादी के बाद आज जाकर मैंने अपने स्टाइल किए हुए कपड़े पहने हैं और आप उसमें भी मना कर रही हैं। माँ जी, ये तो नहीं हो सकता। बहू, ये सब ना टीवी में ही अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में लोग तुझे ऐसे देखेंगे और मुझे अपनी बहू का मजाक बनवाने का कोई शौक नहीं है। माँ जी, हर किसी इंसान की आपके जैसी सोच नहीं होती। आपको तो मजाक लग रहा है ना, वही बहुत से लोगों का फैशन आइकन लगता है और मैं बस आपकी खुशी के लिए ये नहीं बदल सकती हूँ। उर्वी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उर्वी की सास उसे समझाने की तो कोशिश करती ही है, लेकिन उर्वी के दिमाग में एक भी बात नहीं आती और वो ऐसे ही अब रोज रोज अतरंगी कपड़े पहनकर रहने लगती है। आसपास के लोग भी अब सरोज को उसकी बहू को लेकर ताने देने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उर्वी फिर से अतरंगी कपड़े पहनकर बाजार में सब्जी लाने गई थी। उर्वी को अतरंगी कपड़े में उसकी पड़ोसन माला देख लेती है और तुरंत जाकर वो सरोज से कहती है, अरे सरोज, तेरी बहू को उर्फी जावेद बनने का ज्यादा ही शौक है क्या? भरे बाजार में फोटो शूट करवा रही है। फोटो शूट? कैसा फोटो शूट हो रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। और ये उर्फी जावेद कौन है? मेरी बहू ना उर्फी नहीं बल्कि उर्वी है। तो क्या अब मेरी बहू का नाम भी भूल गई है? अरे मैं तेरी बहू का नाम नहीं भूली हूँ, लेकिन उसकी हरकतें देखकर उर्वी कम और उर्फी ज्यादा लग रही है। तुझे पता भी है लोग कैसे उसे पलट पलट कर देख रहे थे? मुझे तो उसे देखकर ही शर्म आ गई। तू पहेली मत बुझा और साफ साफ बता, हुआ क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तेरी बहू बाजार में अतरंगी से कपड़े पहनकर घूम रही थी और ऐसे कपड़े में उसे लोग कितनी गंदी नजर से देख रहे थे। अब तू ही बता, तेरे घर की बहू है, ऐसे शोभा देता है क्या उसे? मैं तो इस बारे में अपनी बहू को कितना समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। वो सुनती नहीं है तो क्या अब उसे कुछ बोलेगी ही नहीं? अरे मैं बोल रही हूँ, तू उसे प्यार से ना सही लेकिन गुस्से से समझा दे, कम से कम उसे थोड़ी बहुत अकल तो आए। ठीक है, यही करती हूँ। आने दे उसे एक बार घर, बहुत हो गया उसका ड्रामा। इतना बोलकर माला वहाँ से चली जाती है। माला के जाने के कुछ देर बाद ही उर्वी सब्जियाँ लेकर घर वापस आती है। घर आने के बाद उर्वी अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी सरोज उसे रोकते हुए कहती है, बहू, आज तेरी वजह से मुझे बाहर के लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं। तुझमें तो जरा भी शर्म नहीं बची। तुझे पता भी है तेरे पीठ पीछे लोग तुझे क्या बोलते हैं? माँ जी, लोगों का तो काम ही होता है ना बोलने का, और उन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके मुंह पर ही उसकी बुराई कर सके। अब क्या मैं उनकी भी बातों का बुरा मानूं? बहू, तू शादीशुदा है, तुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए।
ना कि ये कटे फटे कपड़े पहनने चाहिए। माँ जी कितनी बार बताया है आपको, ये कटे फटे कपड़े नहीं बल्कि स्टाइल है मेरा। आप देखना, मुझे देखकर ना अब और भी लोग ये वाला स्टाइल कॉपी करने लग जाएंगे। हाँ, जैसे तूने खुद उर्फी जावेद का स्टाइल कॉपी किया है, अब वैसे ही लोग तेरा स्टाइल कॉपी करेंगे। बस यही सिखा। पढ़ाई लिखाई की भी बातें सिखाई जा सकती है लोगों को, लेकिन उनमें तो तुझे शर्म आती है ना। माँ जी शर्म तो मुझे आती ही नहीं है, ये शर्म शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। और आप उर्फी जावेद की बात कर रही हो। माँ जी वो तो फैशन आइकॉन है, मुझे तो बहुत पसंद है उर्फी जावेद। बहू, अगर तुझे उर्फी जावेद बनने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और अपने मायके चली जा। वहाँ तुझे जो बनना है बन जाइयो, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी तुझे। माँ जी मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, ये मेरा घर है और मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगी। आप मुझे ना ही इस घर से निकाल सकती हो और ना ही अब आगे ऐसी धमकी देना। उर्वी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सरोज जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी कर चुकी थी, लेकिन बात अब सरोज के बस के बाहर हो गई थी। उर्वी अब भी कटे फटे अतरंगी कपड़े पहनकर ही घूमती रहा करती थी। लोग उसका मजाक भी बनाते रहते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उर्वी अपने पति विकी के साथ उसकी ऑफिस पार्टी के लिए जाती है और वहाँ भी वो उर्वी जावेद स्टाइल में ही गई होती है। तो वहाँ के लोग उर्वी का मजाक भी बनाने लगते हैं और वहाँ विकी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। विकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी से जल्दी ही घर लौट आता है। घर आने के बाद वो अपनी माँ को बुलाता है और उससे कहता है, माँ, आपकी बहू ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पता है, मेरे ऑफिस की पार्टी में ऐसे बनकर आ गई थी। अब बताओ, लोग मजाक बनाएंगे ही ना। अरे विक्की जी, आप लोगों की बातों से क्यों परेशान हो रहे हैं? वो लोग आपको सैलरी थोड़ी देते हैं, सैलरी तो आपके बॉस देते हैं ना उन्हें, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की है। बस करो उर्वी, तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं। मैंने आज तक तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब अपना और मजाक नहीं बनवा सकता हूँ। क्या मतलब है आपका विक्की जी कि मेरे साथ और मजाक नहीं बनवा सकते हो? मेरा यही मतलब है कि तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम्हारा ये उर्फी जावेद लुक अब हमेशा ही रहने वाला है तो तुम अपने मायके जा सकती हो। माँ जी आप विक्की जी को कुछ समझाओ ना, देखो तो जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। बहू, मैं क्या समझाऊं विकी को। एक समय था ना जब मैं तुझे समझाया करती थी कि मत कर ये सब, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगत बैठकर। नहीं माँ जी, मैं आपसे और विक्की जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। बहू, विक्की ने तो अपनी बात रख दी है, अब ये तेरे ऊपर डिपेंड है कि मानना है या नहीं मानना। अब तक तेरी सास ने तुझे बोला तो समझ नहीं आया, अब पति की बात तो समझ जा। हाँ माँ जी मैं समझ गई, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अब कोई स्टाइल करने वाली नहीं हूँ, सिंपल सादे कपड़े ही पहनूंगी, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगी इस घर में। उर्वी को अपने पति और सास की बात समझ आ जाती है और वो मान भी लेती है। उसके बाद वो उर्फी जावेद बहू से वापस उर्वी बहू बन जाती है। काजल टीवी पर न्यूज में उर्फी जावेद की न्यूज देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि उर्फी जावेद अपने यूनिक फैशन की वजह से गूगल पर सर्च करने वालों में नंबर 1 पर आ रही है। ये सुनकर काजल खुद से कहती है, वो ये बंदी तो अलग ही लेवल की पागल है। मतलब दुनिया इतनी नफरत भरी नजरों से देखती है इसको, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर से गूगल पर सर्च होने वाले लोगों में सबसे ऊपर आई है ये। काजल खुद से बात करने में बिजी थी कि इतने में उसकी माँ रेखा उसके पास आती है और उसको टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हुए देखकर कहती है, तू मत सुधरियो, पता है कि तेरी शादी है, घर में इतने सारे काम है, लेकिन तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है, बस टीवी निहारना है। माँ आपको नहीं पता मैं किसके बारे में देख रही हूँ। उर्फी जावेद आजकल ये फैशन आइकॉन बनी हुई है, मुझे भी इसके जैसे फेमस होना है। फेमस बाद में हुई हो, पहले जाकर अपने दोस्तों के साथ शादी का लहंगा फाइनल करके आ। हाँ माँ, मैं तो ये भूल ही गई थी, अभी रिया को कॉल करती हूँ। काजल रिया को कॉल करती है और सीधा मॉल आने को बोल देती है। कुछ देर में काजल भी वहाँ पहुँच जाती है और दोनों लहंगे की दुकान में जाकर दुकान वाली से बोलती हैं, भैया मुझे ना उर्फी जावेद ने जैसा बैकलेस लहंगा पहना था ना वैसा पहनना है, क्या आप वैसा लहंगा बैकलेस बना सकते हैं? बहन जी, आप बस तस्वीर दिखा दो, आपको सेम वैसा ही डिजाइन मिल जाएगा लहंगे में। तू पागल है क्या? उर्फी जावेद बनना है? पता है वो कितनी बदनाम है।
जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है, समझी? और देखियो, क्या पता उसके जैसे कपड़े पहनने से मैं भी न्यूज़ की सुर्खियों में आ जाऊं। सुर्खियों में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ससुराल से बाहर हो जाएगी। अंकित को कैसा लगेगा जब उसकी होने वाली बीवी आधे ब्लाउज में सबके सामने जाएगी तो? पहली बात तो तू अंकित जीजू बोल, और दूसरा उनको मैं जो भी कहती हूँ ना सब पसंद आएगा। और मेरी शादी है, मुझे जो पसंद है मैं वैसा ही लहंगा लूंगी और उसका ब्लाउज भी वैसा ही बनवाऊंगी। काजल एक लहंगा पसंद करके उसको फिटिंग के लिए दे देती है और उसके ब्लाउज को उर्फी जावेद के स्टाइल में सिलवाने को भी बोल देती है। जिसके बाद सारी शॉपिंग करके वो रिया को उसके घर छोड़कर अपने घर आती है। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। काजल की शादी का दिन आता है और वो लहंगा पहनकर पूरी तरह तैयार होकर जब सबके सामने आती है तो उसका आगे का डीप गला और पीछे से बैकलेस ब्लाउज देखकर शादी में आए लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी रेखा काजल के पास आकर धीरे से कहती है, ये क्या पहनकर आई है तू? तूने पहले मुझे क्यों नहीं दिखाया ये ब्लाउज? माँ क्या है, आजकल यही फैशन में है। आप भी ना हटो, सब आपको ही घूर रहे हैं। मुझे नहीं, तुझे घूर रहे हैं। एक तरफ रेखा काजल को समझा ही रही थी तो वहीं मंडप में बैठे अंकित के पास उसकी माँ सुजाता आकर बोलती है, बेटा अंकित, देख ना ये बहू ने कैसा शादी का जोड़ा सिलवाया है। सारे रिश्तेदार बातें बनाने में लगे हैं। माँ, काजल की शादी है, उसके कुछ सपने होंगे अपनी शादी के लहंगे को लेकर। बनवा लिया उसने अपनी पसंद का लहंगा। क्या हो गया इसमें? कोई मुद्दा नहीं है जिस पर सब बात बनाने लगे। अंकित खुद मंडप से उठकर काजल का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ मंडप में बैठाता है। जिसके बाद उन दोनों की शादी की रस्में आगे बढ़ती है और कुछ देर में रस्में पूरी होने के साथ शादी संपन्न होती है। काजल अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है, जहां दरवाजे पर खड़ी काजल की आरती उतारते हुए सुजाता उससे कहती है, आजा बहू, अब से कुछ बातों का ध्यान रखियो कि तू इस घर की बहू है। बहू के कुछ मान मर्यादा होती है, इसलिए तू शादी में जैसे भी कपड़े पहन कर आ गई, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। ससुराल आकर काजल अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगती है, लेकिन वो फोन और टीवी में छाई उर्फी जावेद से अपना ध्यान नहीं हटा पाती। और एक शाम वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल बहू, क्या बात करनी है? माँ जी, मुझे ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, क्या आप मुझे इजाजत और पैसे देंगी? क्या बोला? फैशन डिजाइनिंग? अरे पागल है क्या बहू? शादीशुदा लड़कियां कपड़े डिजाइन नहीं करती, बल्कि अपना घर डिजाइन करती है, घर को अच्छे से संभाल के। पर माँ जी, मुझे सीखना है। माफ कर बहू, मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं दूंगी। घर में रहकर जो करना है कर, कहीं बाहर नहीं जाना और पैसे भी नहीं लगाने। सुजाता का इनकार काजल को गुस्से से भर देता है और वो अब दिन रात उर्फी जावेद की वीडियोस देखने लगती है, जहाँ से वो ढीठ बनना सीखती है। लोगों के द्वारा उर्फी का इतना मजाक बनता है, फिर भी वो अपने यूनिक फैशन सेंस को नहीं छोड़ती। काजल भी यही करने का डिसाइड करती है। अगले दिन काजल घर में लगे पर्दे को उतारकर उसे एक अजीबोगरीब ड्रेस बनाकर उसे पहन लेती है। जिसके बाद वो अंकित और सुजाता के सामने आती है। उसको अजीब सी ड्रेस पे देखकर दोनों बोलते हैं, बहू ये क्या पहना है और ये कपड़ा कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ काजल, ये क्या बनाया है? मतलब कहाँ से लाई हो? लाई नहीं हूँ, बल्कि खुद बनाई है, उर्फी जावेद से सीखकर। अब माँ जी ने मुझे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करने को तो मना कर दिया, तो घर बैठे जिससे सीख सकती हूँ सीख रही हूँ। अरे मुई, तुझे उर्फी जावेद ही बनना था क्या? पूरा देश जानता है कि वो कैसे कैसे ड्रेस पहनकर फेमस हुई है, फिर भी। मुझे नहीं पता माँ जी, मेरी आइडियल है उर्फी, उसको कुछ मत बोलो। काजल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद से अंकित अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपको दे देनी चाहिए थी इजाजत। अब देखो काजल कैसे उर्फी जावेद बनी घूम रही है। बनाने दे, एक दो दिन में भूत उतर जाएगा, लेकिन इसको घर से बाहर जाने की इजाजत तो मैं नहीं देने वाली, ना ही इस पर पैसे फूकने वाली हूँ। सुजाता गुस्से में अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उसकी खिड़की का पर्दा गायब था, जिससे उसे याद आता है कि उसकी बहू ने जो ड्रेस बनाकर पहनी है वो उसी पर्दे की है। इस बात से सुजाता को और गुस्सा आता है, लेकिन अब वही काजल पूरी तरह से उर्फी जावेद के रंग में रंग चुकी थी। वो अजीब अजीब सी ड्रेस बनाती और उनको पहनकर बाहर सब्जी लेने और बाकी के कामों के लिए निकलती।
उसको ऐसे आधे कपड़ों में देखकर एक शाम सुजाता की पड़ोसन स्नेहा उसके घर आकर बोलती है। सुजाता तेरी बहू पगला गई है क्या? अभी मैंने उसको मार्केट में आधे कपड़ों में देखा है। क्या करूँ मैं इसका? मैंने इसको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने से मना क्या कर दिया? ये तो मेरी बहू उर्फी जावेद बनी घूम रही है, उसकी तरह अजीब से कपड़े पहनने लगी है। बताओ मैं क्या करूँ? मान भी तो नहीं रही है। अरे बहन, तो जाने दो ना बहू को सीखने। अरे कम से कम कुछ सीख कर ढंग के कपड़े तो पहनेगी, वरना जैसे उर्फी जावेद हमेशा चर्चा में रहती है अपने आधे कपड़ों की वजह से, वैसे ही तुम्हारी बहू भी मोहल्ले में ट्रेंडिंग टॉपिक बनी रहेगी। आते जाते किसी की उल्टी नजर पड़ गई ना तो बुरा भले ही कपड़ों में ना हो, लेकिन समाज की सोच तो खराब ही है। शायद तुम सही कह रही हो स्नेहा, मुझे अपनी बहू को ये कोर्स करने देना चाहिए। स्नेहा सुजाता को समझाकर वहाँ से चली जाती है और जब कुछ देर में काजल घर आती है तो सुजाता काजल को रोककर उससे कहती है, काजल बहू, मैंने तुझे ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने की इजाजत दी और तुझे ये तेरे कोर्स के पूरे पैसे दूंगी, पर तू ये अब से अजीब सी ड्रेसें पहनना छोड़ दे बहू। सच्ची माँ जी, आप मान गई? अरे मुझे पता ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगी। वैसे आपका शुक्रिया, मैं कल ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आऊंगी उस कोर्स में। अगले दिन काजल जाकर एक फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आ जाती है, जिसके बाद कुछ दिनों की क्लास लेने के बाद वो एक ड्रेस बनाकर लाती है और उसको पहनकर सुजाता और अंकित के सामने आती है। काजल की ड्रेस देखकर सुजाता हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी ड्रेस प्लास्टिक की पन्नी से बनी साड़ी थी। ये देखकर सुजाता कहती है, तेरे कोर्स पर इतने पैसे इसलिए फूक रहे हैं क्या हम, ताकि तू ये पन्नियां पहनकर घूमे? अरे माँ जी, आप नहीं जानती ये ड्रेस किसने बनानी सिखाई है? किसने? खुद उर्फी जावेद ने। मैंने उसकी ही तो फैशन डिजाइनिंग की क्लास ज्वाइन की है। अब देखना, मैं बहुत अच्छे से घर के खराब कपड़ों से ना अच्छी अच्छी ड्रेस बनाना सीख जाऊंगी। काजल की ये बात सुनकर सुजाता अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, जिससे बचने के लिए मैंने इसे इजाजत दी थी, ये तो उसी कुएं में मेरे पैसे लेकर कूद गई। मुझे नहीं चाहिए उर्फी जावेद पार्ट 2। बेचारी सुजाता अब पैसा तो गवा चुकी थी, साथ ही बहू भी, क्योंकि बहू अब नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि उर्फी जावेद बन गई थी। जो एक बार उर्फी जावेद बन जाता है वो इंसान दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता। अनीता की बहू सुरभि उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन थी। जहां एक तरफ सुरभि को उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास अनीता को उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी खुद की बहू ही उर्फी जावेद की फैन थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे बोरी की ड्रेस बनाकर पहनते हुए देखकर सर को पकड़ते हुए कहती है, ये क्या है बहू, तेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या, जो तू उर्फी जावेद जैसे बोरी के कपड़े पहनकर घूम रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी, इसमें गलत क्या है? वो कितने कूल कपड़े पहनती है, वो किसी भी चीज के कपड़े बनाकर पहन लेती है और वो उसमें कंफर्टेबल भी रहती है। ये भी तो एक टैलेंट है ना माँ जी, और हमें सभी के टैलेंट का सम्मान करना चाहिए। हाँ तो मैं कौन सा उसकी इंसल्ट कर रही हूँ, बस मुझे उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है, और ना ही तो उर्फी जावेद है जो उसके जैसे आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर घूमे। जाकर अब बोरा स्टाइल का ड्रेस बदलकर अच्छे कपड़े पहनकर नीचे आ और नाश्ता बना, हमारे लिए भूख लगी है। माँ जी, मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ, मुझे तो उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, तभी तो मैंने ये बोरे वाली ड्रेस बनाकर पहनी है। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? मुझे तो तेरी ये बोरा ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। और एक बात बता, तुझे ये बोरा मिला कहाँ से ड्रेस बनाने के लिए? हमारे घर में तो कोई बोरा आता ही नहीं है। देखा, आप भूल गई ना माँ जी, आप गांव में जिस बोरे में चावल लेकर आई थी ना, ये वही बोरा है। कल रसोई में चावल खत्म हो गए थे, तो जब मैं भंडार घर में चावल लेने गई तो मेरी नजर इस बोरे पर पड़ गई। मुझे उर्फी जावेद की बोरे स्टाइल ड्रेस याद आ गई और फिर मैंने भी बनाकर पहन ली। अच्छा किया ना माँ जी। अनीता सुरभि को उसके ड्रेस की चलती सुना ही रही होती है कि तभी राहुल वहाँ आ जाता है और सुरभि को बोरे से बनी ड्रेस पहने हुए देखकर कहता है, ये तुमने क्या पहना हुआ है? उर्फी जावेद की फैन बनते बनते उसके जैसे कपड़े भी पहनने लगी हो यार तुम। ये टीवी की दुनिया नहीं बल्कि असलियत है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम। अगर तुम ऐसे उर्फी जावेद की तरह बोरे और पेपर के कपड़े बनाकर पहनोगी तो लोग तो तुम पर हंसेंगे ही ना। बेटा, मैं भी तो इसे कब से यही समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है।
पता नहीं कहां से ये उर्फी जावेद की कॉपी को पकड़ लाया है तू। आए दिन नए नए ड्रामे दिखाती है। पता नहीं तुझे इसके अंदर क्या दिख गया जो तू इससे शादी करके इसे घर ले आया। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे अंदर कमी है क्या? अच्छा यही क्या है तेरे अंदर? जा पहन जो तुझे पहनना है, बोरा बोरी पेपर जो भी। एक काम क्यों नहीं करती है? ये बोरा ड्रेस पहनकर जा, पड़ोस में भी मिलाना सबसे। सबको पता चलना चाहिए कि एक उर्फी जावेद टीवी पर है और एक मेरे घर में। माँ, आप भी ये क्या कर रही हो? ये तो पागल है ही। आप भी इसके साथ पागलपन में क्यों साथ दे रही हो? जाने दीजिए। और तुम, अगर तुम्हारा ये बोरे का ड्रेस पहनने का शौक पूरा हो गया हो तो चेंज करके नीचे आ जाओ जरा। नहीं नहीं बहू, अपनी नई ड्रेस जाकर पूरे मोहल्ले में दिखा। तूने इतनी मेहनत करी है बनाने में, वो वेस्ट करेगी तू अपनी मेहनत। अनीता इतना कहकर अपने बेटे राहुल को लेकर चली जाती है और सुरभि अपनी सास की बात का बिना सही मतलब जाने वही ड्रेस पहनकर पड़ोस में निकल पड़ती है, जहां सभी लोग उसे बोरे से बनी ड्रेस को पहने हुए देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन कविता हंसते हुए सभी पड़ोसियों को लेकर अनीता के घर जाती है और उसे बुलाकर कहती है, अनीता, अगर तेरे घर में इतनी कंगाली आ गई थी तो तू अपनी बहू को ठीक से कपड़े भी नहीं पहना सके, तब मुझे बता दिया होता। मैं उसे अपनी पुरानी साड़ी दे देती नई ड्रेस बनाने के लिए। कम से कम उसे बोरी की ड्रेस पहनकर नहीं निकलना पड़ता मोहल्ले में। ये भी उर्फी जावेद से कम नहीं लग रही है। हाँ तो आंटी जी, मैं उसकी ड्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उसकी सारी ड्रेस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी उसकी तरह ड्रेस बनाकर पहनने की कोशिश की है बस। और रही बात मोहल्ले में जाने की, तो माँ जी ने मुझे कहा है कि मैं ये ड्रेस आप सभी लोगों को दिखाऊं। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तब तो माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि तेरी सास भी तेरी तरह इतनी मॉडर्न है। अच्छी बात है, तब तो तू आराम से और भी नई नई ड्रेस बना और हमें पहन कर दिखा। कम से कम असली उर्फी जावेद को ना सही, उसकी जैसी किसी को तो देख कर ही हम खुश हो जाएंगे। चुप करो तुम सब। अगर तुम सबका मजाक उड़ाना हो गया हो तो अपने घर जा सकते हो। और बहू तू, मैंने तुझे गुस्से में ताना मारते हुए बोला था, ना कि सच में। ये ड्रेस पहनकर मोहल्ले में जाकर मेरी इज्जत का फलूदा बना दे। अनीता की बात सुनकर उसके सभी पड़ोसी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अनीता अपनी बहू को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुरभि पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक रोज राहुल अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठा बातें कर रहा होता है। तभी सुरभि वहाँ अपनी शादी की सभी फोटोज की ड्रेस बनाकर उसे पहनकर सबके सामने आती। तभी राहुल का दोस्त संजय उसे देखकर कहता है, ओह माय गॉड भाभी जी, एकदम उर्फी जावेद की बहन लग रही हो आप तो। ये ड्रेस तो आपने उसकी फोटो एल्बम की ड्रेस से कॉपी किया है ना? मैंने टीवी पर उसे ऐसे फोटोज की ड्रेस बनाकर पहने हुए देखा है। सच में आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। चुप कर तू। और तुम, दिन पर दिन तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। खुद तो कभी तारीफ करते नहीं और जब कोई दूसरा करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मैं आप शादी के टाइम जैसी नहीं लग रही, अब मोटी हो गई हूँ, इसलिए मैंने अपनी शादी की सारी फोटोज की ड्रेस बनाकर पहन ली। अब तो मैं पहले जैसी लग रही हूँ ना? भाभी जी, आप तो बस ड्रेस से ही नहीं बल्कि बातचीत से भी बिल्कुल उर्फी जावेद जैसी हैं। उसी की तरह पागल, मुंहफट, बिंदास, एकदम जो मन में आए सो बोल जाना और कर जाना, एकदम कूल बडी की तरह। हाँ भैया, इनको पसंद ही नहीं आया, लेकिन आपको तो पसंद आई ना मेरी ये फोटोज से बनाई हुई ड्रेस? अलग है ना सबसे एकदम। हाँ हाँ भाभी जी, मुझे तो आपकी ड्रेस बहुत पसंद आई है। मजा आ गया देखकर आपको। साले तू पहले उठकर अपने घर जा, तुझे तो मैं कल ऑफिस में बताता हूँ। अभी तो तू निकल मेरे घर से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल इतना कहकर संजय को अपने घर से बाहर निकाल देता है और सुरभि को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। इतना कुछ होने के बाद भी सुरभि उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर पहनना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन राहुल और अनीता मार्केट से घर आते हैं और सुरभि को बहुत आवाज देते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आती। तभी दोनों उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं
कि उसने पूरे शरीर पर टेप लगाकर उसकी ड्रेस बनाकर पहनी हुई है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा घुटन होने लगती है और वो परेशान होकर तड़प रही होती है। तभी वो अपने पति और सास को देखकर कहती है, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए, मुझे इस टेप ड्रेस से बाहर निकालिए, मेरा बहुत दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है तुझे इसकी मदद करने की। बहुत शौक लगा था ना इसे उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने का, तो अब इसे इसकी परेशानी से खुद ही निपटने दे। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरी मदद करिए, मुझे सच में बहुत घुटन हो रही है। मैं आगे से कभी भी उर्फी जावेद जैसी आड़ी टेढ़ी चीजें पहनकर कभी बाहर नहीं निकलूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्यों माफी मांग रही है? तुझे पहले ही कितनी बार समझाया था, लेकिन तुझे तो किसी की बात सुननी ही नहीं होती। अब भुगत, हम में से कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ अपनी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए और आखिरी मौका दे दीजिए। मैं दोबारा कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर नहीं पहनूंगी। अपनी बहू को तकलीफ में और अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर अनीता उसे माफ कर देती है और एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुरभि फिर कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े नहीं पहनती। इस तरह से अनीता को अपनी उर्फी जावेद जैसी बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सोना अपने कमरे में बैठी फोन में इंस्टाग्राम रील्स देख रही होती है। तभी रील्स के बीच में एक उर्फी जावेद की रील भी आ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बाप रे, ये लड़की क्या पहनकर घूम रही है? इसमें तो कपड़ा ही नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बाल से उसने खुद को ढका हुआ है। सोना ये देख ही रही थी, तभी उसकी माँ कोमल वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ये तू फोन में ही लगी रहती है, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ मैं। अरे माँ, मैं उर्फी जावेद की वीडियो देख रही थी, देखो कितने अच्छे कपड़े हैं इसके। हाय राम, ये क्या पहन लिया इसने, कोई इसे कुछ कहता नहीं है। अरे माँ वो सब छोड़ो, इसके फॉलोवर्स कितने ज्यादा हैं, मुझे भी ऐसे ही अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। अरे ओ माता, ये सब बाद में करते रहना, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो ठीक से संस्कारी कपड़े में आना। लड़के की माँ को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी बहू सूट सलवार भी पहने। अरे माँ आप ये क्या कह रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। फिर भी मैं कुछ नहीं जानती, कल तुझे वो देखने के लिए आ रहे हैं और तेरी शादी भी उसी लड़के से होगी, समझी? अच्छा, संस्कारी कपड़े पहनने हैं, ठीक है, आपको तो मैं कल बताती हूँ। कोमल इतना कहकर बाहर चली जाती है और अब अगली सुबह सोना के घर पर मोहन और गोमती आते हैं रिश्ते की बात करने, और कोमल सोना को आवाज देकर बुलाती है, सोना, ओ सोना बेटी, जल्दी बाहर आ जा, मेहमान आ गए हैं, चाय और नाश्ता ले आ। कोमल की आवाज सुनकर सोना बाहर आती है। उसके हाथ में एक नाश्ते की ट्रे थी, साथ ही उसने टॉप की जगह ऊपर भी एक पैंट पहनी हुई थी और नीचे भी। ये देखकर गोमती कहती है, राम राम, अरे लड़की ये क्या पहनकर आ गई तू? सोना ये क्या हरकत है, मैंने कहा था साड़ी पहनकर आना, लेकिन तू ये अजीब से कपड़े क्यों पहन आई? अरे देखो तो, इसका न ऊपर का पता चल रहा है और ना ही नीचे का। अरे आंटी जी, ये आजकल का फैशन है, बस फर्क ये है कि मैंने नीचे का ऊपर ही पहन लिया है। क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह औसम हो, कितनी फैशनेबल भी हो। मुझे तुम्हारा ये लुक बहुत पसंद आया। अरे क्या पसंद आया तुझे इस लड़की में? ये निहायती बिगड़ी हुई लग रही है। भला ऐसे कपड़े कौन अपने रिश्ते के समय पहनकर आता है? देखिए आंटी जी, आप मुझे कुछ भी कहें, पर आप मेरे कपड़ों के बारे में कुछ मत कहना, समझी आप? मैं एक बदतमीज और बेशर्म लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे माँ, कितने तो अच्छे हैं इनके कपड़े, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं ये। थैंक यू, आप मुझे अपनी माँ से ज्यादा समझदार लग रहे हैं। बंद करो ये सब, चल मोहन घर। अरे माँ रुको तो, बात तो करने दो। मोहन की बात को काटते हुए गोमती उसे वहाँ से गुस्से में ले जाती है, और वहीं दूसरी ओर सोना की ये हरकत देखकर उसकी माँ कोमल उससे कहती है, अरे ओ बेशरम, तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई तू? अरे माँ, आपको मैंने पहले ही कहा था और कल भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर भी आप नहीं मानी और इन्हें घर बुला लिया, तो मुझे ये करना ही पड़ा। और जब मैंने सोच लिया कि मुझे अब फेमस होना है, और इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास जल्दी फेमस होने का, समझी आप? क्या मतलब है तेरा? तू अब रोज इन्हीं कपड़ों में बाहर जाएगी? नहीं माँ, इन कपड़ों में नहीं, इनसे भी अच्छे कपड़ों में।
हाय राम, ये कौन सा भूत चढ़ गया है मेरी बेटी के माथे पर। इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब सोना अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी उसे एक बेकार तार पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, मैंने उस वीडियो में देखा था कि उर्फी ने तार से भी एक ऐसी ड्रेस बनाकर पहनी थी, तो क्यों ना मैं भी ऐसी एक ड्रेस पहनूं, मजा आ जाएगा ना। पार्क में जाकर एक रील बनाऊंगी और फेमस हो जाऊंगी। इतना कहकर सोना उन तारों को अपने शरीर पर लपेट लेती है और ये देखकर उसकी माँ कहती है, हाय राम, ये क्या पहनाई अब तू। ये तार मैंने घर के लिए रखे थे क्योंकि रसोई की वायरिंग करवानी थी और उसके तार चेंज होंगे, पर इसे तूने लपेट लिया। अरे माँ फिर से मुझे टोक रही हैं। ये मेरी नई ड्रेस है और अब मैं इसे पहनकर एक रील बनाने जा रही हूँ। देखना मेरी ये ड्रेस देखकर सबको करंट लग जाएगा। बाकियों का तो पता नहीं, मुझे जरूर हार्ट अटैक का करंट लग रहा है। अरे माँ अब ये बहाना बंद करो, मैं जा रही हूँ फेमस होने। इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और उसे यूँ देखकर आस पड़ोस के लोग देखते ही रह जाते हैं। तभी रास्ते में सोना को दो लड़के मिलते हैं जो उसे देखकर कहते हैं, अरे भाई, इस लड़की को देख, क्या मस्त माल लग रही है, एकदम बिजली माफिक। हाँ यार, सही कह रहा है तू। इसके ये बिजली के तार देखकर लग रहा है कि करंट वाली होगी। ओ अरे मेरी बिजली 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 बिजली, करंट मारे बिजली 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 बिजली। सोना को लगता है कि दोनों लड़के उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देते हैं और सोना वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उन दोनों लड़कों को भगा देता है और फिर उसे देखकर सोना कहती है, थैंक्स यार, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अरे थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे एक बात बोलूं, तुम सच में आज बिजली लग रही हो। अब बस भी करो, मेरी तारीफ करना, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। अब यूं ही दोनों कुछ देर चलते चलते बातें करते हैं, लेकिन अब दोनों हर दिन पार्क में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए थे। एक दिन मोहन सोना को अपने दिल की बात बताकर उससे शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर सोना कहती है, देखो मोहन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मुझे अपनाएंगी, क्योंकि उन्हें मेरे ये कपड़े नहीं पसंद और मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ और फेमस होने के लिए उर्फी जावेद को फॉलो करती हूँ। मुझे उसका जज्बा और ड्रेसिंग सेंस पसंद है। मैं तुम्हें ऐसे या कैसे भी कपड़े पहनने से मना नहीं कर रहा हूँ। अब बस हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं, हम किसी को बताए बिना शादी कर लेते हैं। पर फिर तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? कुछ नहीं होगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मान जाएंगी वो। मोहन की बात मानकर सोना उससे शादी कर लेती है और अब वो अपने ससुराल में एक ऐसी साड़ी पहनकर जाती है जो कि पूरी तो ढकी थी, लेकिन उसमें ब्लाउज नहीं था। और जब मोहन के घर की डोरबेल बजती है तो गोमती दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर मोहन और सोना शादी के जोड़े में खड़े थे। ये देखकर गोमती कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। मोहन तूने इस लड़की से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे सासू माँ, अगर आपको ये बता देती तो क्या आप हमारी शादी होने देती? नहीं ना, इसलिए नहीं बताया आपको। अब बस आप हमारा स्वागत करो, आपके बहू और बेटा घर आए हैं। मैं नहीं मानती तुझे अपनी बहू, और तूने ये क्या पहना हुआ है? अरे कम से कम शादी के दिन तो ढंग की साड़ी पहन लेती। माँ, आप हमें ये बताओ कि क्या आप हम दोनों को अपनाएंगी या नहीं? कभी नहीं। ठीक है, फिर आप अपने इस घर में अकेले रहो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अपने एक लौते बेटे को गोमती जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मजबूरन उसे सोना को अपनाना ही पड़ता है। और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सोना अपने ससुराल में भी वैसे ही कपड़े पहनती और एक दिन सोना कुतरे हुए फटे चिटे से कपड़े पहन कर आती है। ये देखकर गोमती कहती है, अरे बहू, ये क्या पहनाई? माँ जी, ये उर्फी की नई ड्रेस जैसी ड्रेस है, जिसे देखकर मैंने ये ड्रेस बनाई है। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ अपनी इस उर्फी की फैन बहू का? मेरा तो जीना हराम कर रखा है इसने। इतना कहकर जैसे ही गोमती अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों में सर लगने की वजह से उसका बहुत खून भी बहता है। ये देखकर सोना जल्दी से अपनी ड्रेस का एक फटा हुआ कपड़ा निकालकर गोमती के सर पर बांध देती है, जिससे खून रुक जाता है। और कुछ देर बाद डॉक्टर जब आते हैं तो वो गोमती को बताते हैं कि समय पर कपड़ा बांधने से उसके खून का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ
और उसकी जान बच गई। ये सुनकर गोमती अपनी बहू से कहती है, आज तेरी इस फटी हुई ड्रेस ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना बहू, मैं तुझे बहुत ही उल्टा सीधा कहती रही। कोई बात नहीं माँ जी, गलती तो सबसे होती है। बहू, तुझे जैसे कपड़े पहनने हैं पहन, पर एक बात याद रख, ऐसा कुछ मत पहनियो जिससे हमारी इज्जत पर बात आए। सोना गोमती की बात मानकर उस दिन के बाद से उर्फी जैसे कपड़े तो पहनती, लेकिन वो जो थोड़े ठीक ठाक होते। सावित्री की शादी के बाद आज उसका उसके ससुराल में पहला दिन था। सावित्री किचन में खाना बनाते हुए अपनी सास कांता की बात भी सुन रही होती है। कांता टीवी देखते हुए खुद से कहती है, आजकल की लड़कियां ना जाने क्या क्या पहन लेती है। एक हमारा जमाना था जब इतना इतना घूंघट करके रहना पड़ता था। अब कांता टीवी देख ही रही थी कि तभी कांता की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही कांता से कहती है, अरे कांता, ये सब तू क्या देख रही है? ये क्या पहना है इसने? हाय दैया, ये तो बिजली के तार है और थोड़ा भी ये खिसका तो सब कुछ दिख जाना है। अरे इसे तो मैं रोज ही देखती हूँ, कभी ब्लेड से तो कभी फोन से, कुछ भी चिपका देती है ये। राम राम कांता, ये सब बंद कर और बता तेरी नई बहू कैसी है, उसे ही देखने आई हूँ। अरे विमला जैसा नाम है सावित्री, वैसे ही संस्कार है। सुबह ही सुबह आई है, पैर छू कर गई है, और घूंघट तो इतना इतना कर रखा है, जो हमारे समय में करते थे उतना कर रखा है। अब कांता अपनी बहू सावित्री को बुलाती है, जिसे देखकर तो विमला का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कांता तो सीधे खड़े खड़े ही सोफे पर गिर जाती है। कांता, तेरी सती सावित्री बहू को क्या हुआ? अभी तो तूने कहा था कि ये घूंघट में साड़ी पहनकर पैर छूकर आई है, अब ये क्या है? राम राम। ये सावित्री नहीं हो सकती, घूंघट उठाकर देख। माँ जी, मैं आपकी बहू सावित्री ही हूँ। वो किचन में काम करते हुए मुझे गर्मी लगने लगी तो मुझे अपने घर वाले कपड़े पहनने पड़े। मैंने राम जी से पूछा था, विमला मुझे हॉस्पिटल ले चल और राम को आने दे। उसकी खैर नहीं, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस औरत ने। नाम सती सावित्री और काम उर्फी जावेद वाले। अब विमला पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देती है कि कांता की बहू बड़ी मॉडर्न आई है, जिसे देखने के लिए हर कोई इधर से उधर कांता के घर में झांक रहा होता है। अब देर शाम कांता कहीं बाहर से आती है, तभी वो देखती है कि उसकी बहू ने जो भी पहना था उसे देखकर कांता अपने घर का गेट बंद करती है और अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो ये सब देखने पड़ रहे हैं। बहू, ये सब क्या है? माँ जी, यही तो मेरा फैशन है। अब आप तो ठहरी गांव की पहले समय की नारी, लेकिन अब के लोग ऐसे साड़ी घूंघट ये सब करना पसंद नहीं करते, और मुझे भी ये सब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो जो तूने शादी के लिए सूट में फोटो भेजा था, उसका क्या? अच्छा वो माँ जी, उसके पीछे भी एक राज है, ये देखो। तो ये भी भेजना था ना बहू, ताकि मैं ना कर देती। माँ जी, अब शादी ब्याह में तो झूठ चलता ही है। आपने भी तो कहा था कि आप मुझसे कोई काम नहीं करवाएंगी, बेटी की तरह रखेंगी। ऐसा हुआ क्या? अब कांता कर भी क्या सकती थी। वो ना ही किसी बाहर वाले को घर के अंदर आने देती और ना ही खुद बाहर जाती। एक रोज कांता हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी सावित्री घर से मार्केट के लिए बिना बताए ही निकल जाती है। अब हर कोई सावित्री को देख रहा था, तभी एक औरत सावित्री से कहती है, हाय राम, ये क्या पहना है? इसकी वजह से ही तो ये कीवी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज की लड़कियों ने तो शर्म बेच खाई है। बहू, ये क्या है? तूने तो पूरे मोहल्ले को ही खराब कर दिया है। देख कैसे लड़के पीछे पीछे आ रहे हैं। कांता की जितनी इज्जत थी, तूने उतना नाम खराब करवा दिया उसका। आंटी जी, अब आपने इज्जत की बात की है तो आपको बता दूं कि ये सब मैंने आपके पैसे से नहीं किया, और इसके लिए फिगर भी होना चाहिए जो मेरे पास है। सो आंटी प्लीज। बड़ी आई फिगर वाली। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मेरा फिगर देखकर 10 लोगों ने अपनी जान नहर में कूद कर दे दी थी। और मेरे पीछे तो पूरा मोहल्ला पागल है, और इस लाइन में आपका बुढ़ा भी तो शामिल है। कहाँ है मेरा बुढ़ा? आज तो इसकी खैर नहीं। अब सावित्री जैसे ही मार्केट पहुंचती है, उसको हर कोई देख रहा होता है। तभी एक लड़का सावित्री को कहता है,
अरे मैडम, कितने रुपए किलो मिलेगी ये कीवी? वैसे लगता है मार्केट का सारा कीवी आपने अपने ऊपर ही चिपका लिया है, तभी तो हमें नहीं मिल रही। लेकिन भाई कुछ भी बोल, कमाल लग रही है। बड़े भैया या छोटे भैया, किसके साथ चलूं मैं फिर? तुझे तो मैं कमाल की लग रही हूँ और तुझे बवाल। बता किसके साथ आऊँ? अब सावित्री को ऐसा करते देख वहाँ से वो दोनों लड़के भाग जाते हैं। अब इधर कांता के घर विमला पहुँचती है, जो अब भी टीवी ही देख रही होती है। कांता, तू है कहाँ? तूने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों जाने दिया? अरे कैसी बात कर रही है विमला, वो तो किचन में थी कटोरा पहने हुए। उसने कटोरा ग्लास नहीं, कीवी पहना हुआ है, वो भी बिना कुछ अंदर पहने। देखकर तो शर्म से पानी पानी हो गई। और मेरा बुढ़ा भी वही था, तेरी बहू के पीछे। मोहल्ले के सारे बुढ़े भी कब्र से निकल निकल कर तेरी बहू के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब थोड़े ही समय बाद सावित्री घर आती है। इधर कांता और विमला सावित्री का ही इंतजार कर रहे थे। अब सावित्री को देखकर कांता कहती है, बहू, इन फलों पर थोड़ा तो तरस खा ले। ये जो तू पहनकर बाहर निकली थी, कहीं गलती से ये सूख जाते तो? सूख जाते तो क्या कांता, जो ना भी दिखना वो सब कुछ दिख जाता है। मैं तो कहती हूँ कि इसे अभी घर से निकाल। क्यों विमला आंटी, मैंने ऐसे कपड़े क्या पहन लिए? आपको मेरी इज्जत की बड़ी चिंता होने लगी, लेकिन आपने अपने बुड्ढे को नहीं रोका कि वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है। लड़के लड़की के पीछे आए तो वो उनकी नियत है, हमने ऐसे कपड़े पहने तो हम ही कैरेक्टरलेस हैं। बहू, हम दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, पर तू तो समझ सकती है ना। बहू, आदमियों की नजर तो होती ही गंदी है। आदमी तो होते ही ऐसे हैं, वो कुछ भी करे तो आदमी है, उन्हें जीने की आजादी है। लेकिन लड़कियों को कहाँ जीने की आजादी है? वो तो पैदा भी अफसोस के साथ होती हैं और दूसरे घर में भी बड़े ही अफसोस के साथ जाती हैं। आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी में ये कमी है, मेरा बेटा तो पीता ही है। क्या हुआ, आदमी है, सब चलता है। बहुत तेरा समाज के लिए सुधारने के लिए उठाया गया एक कदम बुराइयों को भी खत्म कर नहीं पाएगा। मुझे मेरी आजादी पसंद है, बाकी आपको जो सही लगे कीजिए माँ जी। देर शाम सावित्री का पति राम घर आता है और वो अपनी माँ की बातें सुनकर अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, मैं अगर तुमसे कहूँगा तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो तुम कहोगी कि तुम्हें आजादी पसंद है। लेकिन तुम घर में जो पहन सको वो पहनो, पर बाहर कम से कम मेरी और माँ की इज्जत का ख्याल रखा करो। अपने पति राम को गुस्सा ना होते देखकर सावित्री को पछतावा होता है, लेकिन वो कहीं बाहर तो नहीं, लेकिन घर में ही उर्फी जावेद की फ्रीडम को फॉलो करने लगी थी। और अगली सुबह ही सावित्री अपने नए लुक के साथ घर में दिखती है। बहू, तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? ये तूने सीने से क्या लगा रखा है? माँ जी, ये मेरा स्कूल अवार्ड है। आज अपना कमरा साफ कर रही थी तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, तो मैंने सोचा थोड़े से अपनी यादों को ताज़ा कर लूं। बहू, झुक मत। ये क्या कर रही है तू? कहीं ये खुल गया तो दिक्कत हो जाएगी। जाकर बदल ले इसे। माँ जी, आप कहती हैं तो मैं बदल देती हूँ, लेकिन लड़कियों की फ्रीडम के लिए मैं आवाज जरूर उठा कर रहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों के लिए आवाज उठाते उठाते इसने तो मेरी इज्जत ही उछाल दी। कुछ कहा माँ जी आपने? नहीं बहू, जा तू कपड़े बदल ले।